90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है। जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं वो कभी चेंज नहीं आने। हुकूमत का दावा है कि बड़ी लेजिस्लेशन की है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन किसके लिए की है, पाकिस्तान के अवाम के लिए की है या अपने लिए की है। तो कल जो क़वानीन बने हैं उनमें एक तो कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। जो डेंजर विद इन है वो जो बाहर का खतरा है उससे बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और इस इजलास में कई अहम जो बिल थे वो पास करवा लिए गए। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, इंतखाबी इस्लाहात का सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो था, जो कि मंशूर का हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने वो भी मंजूर करवा लिया। लेकिन उसके बाद से एक भूचाल नज़र आ रहा है मुल्क की सियासत में। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से शोर मचाया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने EVM का इस्तेमाल जो है उसको नहीं मानना है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया है उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये नहीं दिया जाना चाहिए था। इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ सरबराह TLP साद रिजवी, बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है सियासत के लिहाज से कहा जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुलभूषण से मुतालिक जो बिल है उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और जमील अहमद खान साहब तजियाकार, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शौकत बसरा साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये बिल जो है मंजूर हो गया, EVM का इस्तेमाल होगा अगले इलेक्शन में। सर, लॉजिस्टिकली अगर हम देखें तो आपको ये पॉसिबल नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में EVM का ही इस्तेमाल होगा? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि आज जो इजलास हुआ है कायमा कमेटी का, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में इसका इस्तेमाल होगा या नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आयशा, पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक हिस्टोरिक काम हुआ है जो बहुत पहले होना चाहिए था। आज आप देख लें कि जितने भी आज तक इलेक्शन हुए हैं, 2008 को भी शामिल कर लें, जो जमात हार जाती है वो क्या कहती है कि धांधली हो गई। सिलेक्टेड इलेक्शन है, जहाँ जहाँ जीत जाते हैं वहाँ इलेक्शन हो जाता है, जहाँ जहाँ हार जाते हैं वहाँ पे RTS बैठ गया, 45 फॉर्म का मामला। चूँकि इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। आज दुनिया टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज अभी रिसेंटली के इलेक्शन हुआ, मैं प्रोग्राम पहले आपसे बात कर रहा था, कनाडा में इलेक्शन हुआ 6 महीने पहले, वो EVM पे हुआ है। क्या किसी ने उंगली उठाई है? हमें अब ये कहते रहे कि नहीं, अच्छा पहले कह रहे थे कि जो पिछला सिस्टम है वो बोसीदा है, गला सड़ा है, और ये 3-4 पार्टियां ये पहले भी कहती रही, EVM के हक में खुद दलाइल देती रही। आज जब हो गया है, इसमें इशू कहाँ पे है? देखिए, मैंने भी 4-5 इलेक्शन लड़े हैं, मेरे दोनों कुलीग साथ हैं, सिवाय अफनान भाई ने तो प्रैक्टिकल इलेक्शन नहीं लड़ा। हल्कों में डबल वोट इंदराज है। जो लोग दुनिया से चले गए, मरे हुए हैं, उनके वोट डाल दिए जाते हैं। और सबसे बढ़कर, एक मिनट अफनान भाई, आपको मौका मिलेगा। सबसे बढ़कर क्या होता है यार, आप मेरे नाम से मंसूब ना करें ना। आपको अफनान भाई, मैंने और बात कही है। मैंने ये कहा है कि अमली तौर पे आप इलेक्शन लड़े तो ठीक है, नहीं किया, हार जीत लड़े तो गलत है। देखिए, हार जीत की बात है, मैं तो और बात कर रहा हूँ भाई। आप मैंने 2018 आप स्टार्ट में अफनान साहब आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी, बात कंप्लीट करने दे, आपको मौका दूंगी, आप अपना पूरा जवाब दीजिएगा। 247 से चले अफनान भाई, आपने लड़ा, मुझे नहीं पता था आपने लड़ा, गुस्सा तो ना करें, रिकॉर्ड चेक करें अफनान भाई, पता करके आया करें ना। भाई यहाँ पे आके बैठ के भाषण ना दें। यही इनका प्रॉब्लम है। अफनान साहब, अभी आगाज हुआ है, अभी उनको बात कंप्लीट करने दे। अफनान साहब, मैनर सीख ले, अब सेनेटर बन गए, मैनर सीख ले। अब मेरे से बात भाई जान, मैनर सीख ले, सेनेटर बन गए यार। अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े हाउस में ले गया, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है। फितरत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती। आप अपनी बात कर लीजिएगा, ये क्या तरीका है? अंदाजा करें, ये लोग थोड़ी सी देर आपके पास आऊंगी, आप पूरा जवाब दीजिएगा, अपना बात कंप्लीट करने दें। ये माइंड सेट है। अच्छा, सब्र तो कर लेना यार, आप लोगों का यही माइंड सेट है। शौकत साहब, अच्छा, मैं बात ये कह रहा था, इनको तो खुश होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब वोट डाल सकेंगे बाहर बैठ के, इनको और क्या चाहिए? चलिए, दूसरी बात,
देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर इनको अच्छा सुन तो लेना, आप इनको तजावीज़ देनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आप वो जो घसा पिटा निज़ाम था आज वो चेंज होने जा रहा है। क्योंकि जी मशीनें झूठ बोलती होती तो अफनान भाई के हाथ में स्मार्ट मोबाइल ना होता, इनके बच्चे लैपटॉप पे आज काम ना कर रहे होते। दुनिया आगे जा रही है, हम लोगों को पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने धांधलियां करवानी है, क्योंकि वहां पर वो 45 फॉर्म का मामला था। अब इनको पता है कि 5 बजे पोलिंग खत्म होने, 5:30 बजे रिजल्ट आपकी टेबल पे होना है। तो सो मेरा ख्याल है कि ये, और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं जो ओवरसीज को जो हक मिला है, बड़े नारे मारते थे ओवरसीज को, ओवरसीज यहाँ पे पैसे भेजें, मेहनत मुशक्कत करें और वो अच्छा उनके पास ये जाएं, बड़ी बड़ी दावतें खाएं, सारा कुछ, लेकिन वोट का हक मिल गया है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया उनके साथ। तो मुझे बताएं ये कौन लोग हैं? यही चीज समझ नहीं आती है। अफनान साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिला है तो फिर इसमें मसला क्या बात है? आपकी जमात मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट अभी मेरे सामने पड़ा हुआ है 2012 का, वो ही कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो हक में है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। अब उनको वोट का हक मिल गया है तो फिर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे इंतखाबी इस्लाहात को। देखिए, मैं जो पार्लिमानी कमेटी है सेनेट की, स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंदर सारी की सारी ये जो बिल था इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, मैं उसका हिस्सा था। ताज हैदर साहब उसको चेयरमैन कर रहे थे और उसके अंदर हमने एक एक शिक को डिस्कस किया। तो टोटल शिकें जो इन्होंने प्रेजेंट की थी कानून में वो 49 थी। 49 में से 23 ऐसी शिकें थी जिस पे हमने हुकूमत को कहा कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम EVM, आई वोटिंग और ये जो नादरा वाला मामला है इस पर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसकी हमने इनको पूरी की पूरी जो है वो जो लॉजिकल बात थी वो बताई। एक ये थी कि जो नादरा वाले मामले में कि ECP जो है वो कानूनी तौर पे सिर्फ वो इलेक्शन करा सकता है। नादरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है, वो इलेक्शन ना वो वोटर लिस्टें बना सकता है ना वो कोई इस तरह का काम कर सकता है। हाँ, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इलेक्शन कमीशन खुद उनको इस्तेमाल कर लेगा। फिर जो आई वोटिंग वाला मामला था, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाला मामला है, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि हमने ये कभी नहीं कहा कि उनको वोट का हक नहीं होना चाहिए, उनके पास ऑलरेडी वोट का हक है भी, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये तजवीज़ पेश की थी कि हम ये समझते हैं कि 4-5 सीटें अगर आप मुख्तस करना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो वो कर देते हैं, और उसके अंदर 2 सेनेट में ले लें और 5 नेशनल असेंबली में ले लें, और उसकी फिर बाहर एक फ्रेमवर्क डेवलप कर लें जिसके थ्रू वो वोट कर सकें, बजाय इसके कि वो पूरे पाकिस्तान के हर हल्कों में उनके वोट हों, उनके एक कुछ अपना जो डेजिग्नेटेड उनकी जो सीटें हों उनके ऊपर वो वोट कर सकें। ये हमने उनको बताया। फिर आई वोटिंग का जो सिस्टम गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया उसके ऊपर हमने इनको ये कहा कि ये अब गवर्नमेंट के अपने वो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने उसके ऊपर एक थर्ड पार्टी को हायर किया और उसका स्पेनिश फर्म थी, उसका नाम था मिनसेट। मिनसेट ने आई वोटिंग का पूरा निज़ाम जो है उसको इवेल्यूएट किया और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आई वोटिंग वाला सिस्टम इनसिक्योर है, ये हैक हो सकता है, इसके अंदर आप रिजल्ट तब्दील कर सकते हैं, और इसको सिक्योर बनाने के लिए और इसको मजीद डेवलप करने के लिए कम से कम 3 साल और लगेंगे, और उसके बाद भी बहुत सारे मसाइल इसके अंदर रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये मिनिस्ट्री ऑफ IT हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ IT ने थर्ड पार्टी फर्म स्पेनिश हायर की, उन्होंने ये वाली बात की कि ये इनसिक्योर है और इसको हैक करके जो है वो ऐसे लोगों मतलब इसको बेसिकली आप हैक कर सकते हैं। अब ये एक बात हुई। अब आ जाएं आप EVM के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला था, इसके अंदर हमने हुकूमत को ये कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसका है शौक, अव्वल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर कराएं एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर मजीद कुछ चीज़ें चेंज करके, और उसके अंदर ये ना हो कि फॉर्म 45 चोरी हो, उसके अंदर ये ना हो कि जो पोलिंग एजेंटों को निकाला जाए, उसके अंदर ये ना हो क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है? यही तो मसला है ना कि 2013 का इलेक्शन हो, 18 का इलेक्शन हो, हर जमात ने कहा कि उसके अंदर धांधली, उसके अंदर जो पुराना निजाम है उसको भी बोसीदा कह रहे हैं, जो नया निजाम आ रहा है उस पर भी तनकीद की जा रही है। जीत जाएंगे, इक्तदार में आ जाएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे, वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। जहां हार जाएंगे वहां पे हसन मुर्तजा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो पुराना निजाम है उसके अंदर भी कहा जाता है कि उसमें धांधली हुई है। हर जमात ने कहा 2018 के इलेक्शन में, जरदारी साहब ने 2013 के इलेक्शन को आरओ इलेक्शन कहा, ठीक है, और अब ये नया जो बनने जा रहा है इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। सर, आप लोगों ने अपनी फिर ऑल्टरनेट तजावीज क्या दी? आप मुझे बात तो करने दे।
जी जी, अफनान साहब आप पे वापस आएंगे, हसन मुर्तजा साहब को भी कमाल है यार, मैं बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। अफनान साहब मैं ईवीएम पे बात अभी मैंने आपने गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। आप बसरा साहब आप अपनी कहानियां ना बाद में सुनाया करें। इनको एक घंटा मुझे आप बात तो करने देना। कहते मैंने अभी ईवीएम के ऊपर बात क्या कहते खत्म नहीं की थी आपने। आपके ऊपर मैं वापस आऊंगी, आपके ऊपर मैं वापस आऊंगी, पहले मुझे हसन मुर्तजा साहब को शामिल बसरा साहब को बिठा लें और उनको बिठा के कर लें प्रोग्राम। सब एक ही बात कर रहे होंगे। हसन मुर्तजा साहब जी फरमाइएगा, हसन मुर्तजा साहब फरमाइएगा आप। नाड़ी लोगों हसन मुर्तजा साहब आपको आवाज आ रही है? तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है आवाज? कोई तो नहीं आ रही, ऑडियो में कोई इशू आ रहा है, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। जी अफनानुल्लाह साहब मुकम्मल कर लीजिए अब आप। जी मैं ये कह रहा था कि उस कमेटी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो गवर्नमेंट ने बनाई भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसको लाया गया, उसका डेमो हुआ। उसके अंदर डेमो के अंदर उनको हमने बताया कि इसके अंदर मसाइल हैं। इसके अंदर एक QR कोड निकलेगा जो सारा वोटर काउंट लेके ओवर द इंटरनेट सारा का सारा रिजल्ट ट्रांसमिट होगा और जाएगा RTS के ऊपर, जो पिछले इलेक्शन में भी बैठ गया था, इस इलेक्शन में भी बिठा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक सारा का सारा एक फ्रॉड किया जा रहा है 22 करोड़ लोगों के मुल्क के साथ, जिसके अंदर एक ऐसे लोगों को जो है वो इलेक्ट करवाया जाए जैसे बसरा साहब कभी भी 52 नगर से इलेक्शन जाती गुफ्तगू ना करें, लेकिन अगर ईवीएम लगा होगा तो ये भी चीज जाए तो बहुत सख्त जवाब मिलेगा। नहीं नहीं, आपने जाती गुफ्तगू भी की है। नहीं आप चुप रहे हैं। आपने वैसे छिड़े हुए हैं, वैसे आप दिमागी तवाज़ुन आप लोगों का ठीक नहीं है। ओ यार आप कर रहे हैं यार, आप लोग आप तजावीज़ दें, आप तजावीज़ दें। आपको 5 दफा इलेक्शन हराया है ना, आप लोग 5 दफा इलेक्शन हराया है ना, उनको मुकम्मल करने दें। आपके कहानी ना सुनाएं, अल्फी लैल्बी कहानी ना सुनाएं, आपका लॉजिकल गुफ्तगू करें। इलेक्शन हारे थे ना, आप अपने आपका नैब केस डिस्कस कर अच्छा अल्फ लैल्बी कहानी ना सुनाएं, बताएं ईवीएम में क्या प्रॉब्लम है। साहब कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। आप ये बताएं ये मोबाइल फोन आपके पास कौन सा है? स्मार्ट टेलीफोन है आपके पास? बच्चे आपके कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? बताएं तो सही। आप अपने टाइम पे अपने फोन तो दिखाएं, अफनान भाई फोन तो दिखाएं अपना, कुछ नहीं, अपना फोन तो दिखाएं। देने का शौक है साहब, कंप्लीट करने दें। अफनानुल्लाह साहब कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी बात पूरी करें। आप चिट्टे अनपढ़ जाहिल आदमी है। अच्छा अपने फोन तो दिखाएं, पढ़े लिखे आदमी साहब। अफनान साहब प्लीज आप पढ़े लिखे आदमी साहब, जो आप जालसाजी से पास हुए, अगर अपना फोन तो दिखाएं कौन सा है, वो स्मार्टफोन है या पुराने है? इस तरह की गुफ्तगू ना कीजिए प्लीज। अफनान साहब आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बसरा साहब आपसे भी प्लीज चुप कराएं इनको। आप ये बसरा साहब उनको कंटिन्यू कर दीजिए, उनको आदमी को लाके बिठा दिया आपने। मेरा नेशनल टेलीविजन पर गुफ्तगू ना करें, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। ये फजूल बातें करते रहते हैं आपका तो टोला ही जालसाजों का है। चुप कराएं ना, जालसाजों। हाँ जाहिल प्लीज प्लीज जी चलें अफनान साहब, कुछ नहीं है, चलें सुन ले जालसाजों की बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ देखे अफनान साहब अब वो चुप कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू ना कीजिए प्लीज। अफनानुल्लाह साहब प्लीज आप इशू पे बात कीजिए। चुप कराए ना, वो आपके साथ मैं करवा रही हूँ, आप आगे से बात करते हैं तो फिर वो जवाब देने लगते हैं। आप इशू पे बात शुरू करेंगे, वो चुप हो जाएंगे। वो चुप करेंगे तो मैं बात करूंगा ना। मैंने करवा लिया उनको चुप, बार बार बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या बात करूं? अफनानुल्लाह साहब वो चुप हो गए हैं, अब आप बोलें प्लीज। मैं कह रहा हूँ चले ठीक है। अभी जर्मनी के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जर्मनी के अंदर उन्होंने ये वाली बात की कि ईवीएम का इस्तेमाल हम नहीं करते। उनकी अदालत ने मना कर दिया कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना। दुनिया के मेजॉरिटी 167 जो मुल्क हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, 90% जो मुल्क हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता। ईवीएम ये कोई रिगिंग को रोकने का सिस्टम नहीं है, ये आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ऑटोमेट किया है। उसको वो एक सिस्टम है, उसके अंदर आप ये कहें कि जी एंटी रिगिंग है। आज ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इलेक्शन होने से 2 साल पहले ही इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। इलेक्शन होने से पहले ही ये बात कह दी गई है कि धांधली के थ्रू जो है, इसके थ्रू लोगों को इलेक्ट करवाया जाएगा, और हम इस सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। और खाली हम नहीं,
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी इस सिस्टम को रिजेक्ट किया। अब्दानुल्लाह साहब, बहरहाल ये कानून तो अब बन गया है और अब अगला इलेक्शन अगर लॉजिस्टिक मिसाइल ना हुए तो अगला इलेक्शन तो फिर इसी के थ्रू होगा। जमील अहमद खान साहब, आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, हुकूमत ने कानून बना लिया है, ऑपोजिशन कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने ईवीएम को नहीं मानना, ओवरसीज पाकिस्तान जिस तरह से वोट का हक दिया गया है हम उसको भी नहीं मानेंगे। सर, क्या लगता है अगला इलेक्शन किस तरह का देख रहे हैं फिर आप? जी, ये बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी कि अगर अगले इलेक्शन को हम अभी से, और जैसा कि पार्टी के लीडरान ने भी कहा है, दोनों बड़ी पार्टीज़ के लीडरान ने और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के लीडर ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि ये ऐसी सूरत में हम बिल्कुल नहीं, ये इलेक्शन अभी से नहीं हम मानते। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती होगी कौम की कि अगर एक ऐसे मामले को जिसमें कि आगे मुल्क की एक इस्लाह और मुल्क के मुक़द्दर जिससे वाबस्ता होता है उसको अभी से अगर हम किसी लिहाज से डिस्प्यूटेड कर दें। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी साइंटिफिक रीज़न दे दिया जाए। देखें, साइंस को हम सियासत से शिकस्त नहीं दे सकते। जैसे कोरोना को हमने कोशिश की थी सियासत से शिकस्त देने के लिए, वो नहीं हो रहा था। तो अभी देख लें कि हम इस वक्त 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी के चैलेंजेस को, व्हाट वी से दैट वी कैन नॉट बीट द challenges of 21st century with the tools of 19th century. So we have to upgrade ourselves. हमने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि दस्तूर और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम, 222 मिलियन से ज़्यादा लोगों को का एतमाद जो है, उनका रिश्ता है दस्तूर पर एतमाद, उनका रिश्ता है कानून पर एतमाद। अगर ऐसी कानून साजी जो कि हुई है उसकी वजूहात सियासी ही सही, लेकिन अगर उसमें कुछ शिकें और कुछ आर्टिकल्स अभी से अगर उसको, या कुछ कानून साजी का या जो उसकी लेजिस्लेशन अभी से डिस्प्यूटेड बन जाए कौम की नज़र में कसीर आबादी के, क्योंकि हमारे लीडरान हैं, बड़े मोहतरम हैं जो असेंबलियों में बैठते हैं, हमारे नौजवान 120 मिलियन इनसे राह देखते हैं, अपने मुस्तकबिल का राह का तयन करते हैं। इनकी चाल, इनकी हर बात का अल्फाज की अदायगी, इनकी गुफ्तगू, इनके अफकार, इनके किरदार, तमाम के मामलात को हमारे नौजवानों पर बहुत असर पड़ता है और हम तकलीद करने की कोशिश करते हैं हमारे नौजवान इनकी। तो लिहाजा अगर इधर ही एक बात डिस्प्यूटेड हो गई, इसी मोअज़्ज़िज़ ईवान में ही अगर बात डिस्प्यूट हो गई, तो जब आवाम तक उसकी थरथराहट पहुंचेगी तो वो मामलात कोई मुनासिब नहीं रहेंगे मुल्क के लिए। होना क्या चाहिए था? इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 90 में इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोजल दिया और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 20 साल लिए इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करने में, टेस्ट ट्रायल तमाम चीज़ें। और इंडिया में इलेक्शन कमीशन के अलावा एक और उन्होंने असिस्टेंस कमीशन बनाया है, इलेक्शन असिस्टेंस यानी मावनत कमीशन बनाया है, जो इलेक्शन से पहले तमाम मशीनों को वेरीफाई करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। हमारे यहाँ इस किस्म के मैकेनिज्म मजीद भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इतने कम वक्त में क्यों ये सिस्टम लेकर आया गया है? शौकत बशर साहब हैं, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे ही जान लेते हैं। शौकत बशर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्यों इतनी जल्दी में ये कानून साजी क्यों की गई? इस पर वक्त लिया जाता, कुछ साल और ले लिए जाते ताकि सबके कंसेंसस से एक सिस्टम लाया जाता, तो इतना कंट्रोवर्शियल अगला इलेक्शन या आने वाले इलेक्शन ना होते। जमील साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, भारत भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है ना, वहाँ पे ये सारा ईवीएम पे सिस्टम हुआ है, वहाँ इलेक्शन हो रहा है ना जी। हमारी पार्टियां, हमारी फिर आप बोल रहे हैं जी जी, फिर आप अंदाजा देखें, ये 4 पार्टियां रही, 4 बारियां ली, इन लोगों ने वहाँ रिफॉर्म्स करते लेकर आते उस वक्त। अब भी हमने क्या किया है कि इनके साथ जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, अभी बता रहे हैं सेनेटर साहब कि मैं उसका हिस्सा था, हमने इनको एक एक चीज़ पे इत्मीनान में लिया है। अब ये कहना कि जी आप ये करेंगे, अच्छा फर्ज करें हमने कोई गैर आईनी काम किया है, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया ना, किसके लिए कर रहे हैं? इनके तमाम के बयान उठाकर देख लें, जितने इलेक्शन आयशा पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, कोई इलेक्शन, अच्छा जहाँ पे ये जीते हैं वहाँ पे इलेक्शन साफ साफ हुआ है, जहाँ पे हार गए हैं वहाँ पे कहीं पे आरटीएस बैठ गया है, कहीं पे डबल ठप्पे लगे हैं, कहीं पे 45 फॉर्म नहीं मिला। और अभी भी मैं फिर कहता हूँ, अब ये कौम जो है इतनी सब समझदार लोग हैं। अच्छा, मैं जो बात हम कहते हैं, अगर इतना ही बुरा निज़ाम है तो जाए ना, जाए सुप्रीम कोर्ट चले जाए और चैलेंज करें, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि हमने तो चले, ये कहते हैं कि
भाई आप लोगों को तो ये कहते थे हमारे पास बड़ी मेजॉरिटी है, हम तो आप तो कह रहे थे हम तहरीक अदम इत्तेमाद ला रहे हैं, आप कह रहे थे ये पास नहीं होने देंगे। कल मैं इनके कुलीग का बयान सुन रहा था, इनके 25 एमएनए हमारे साथ राब्ते में, उन्होंने कहा हमने वोट ही नहीं देना। बात सिर्फ ये है कि ये एक बहुत तारीखी मौका है, इसको कंट्रोवर्शियल ना करें। अगर देखिए हार जीत इलेक्शनों में होती रहती है, ये हमारी नस्लों का मामला है, बिल्कुल ये पाकिस्तान का मसला है। लेकिन शौकत बसरा साहब देखिए, मकसद ये था कि अगला इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए ताकि कोई धांधली की बात ना कर सके। ये तो अभी से ही कहना इन्होंने शुरू कर दिया है कि ये धांधली के लिए लेकर आए हैं, तो फिर ये हुकूमत की कामयाबी। मैं फिर कह रहा हूं आयशा, ये तो वही बात है ना कि मानना ही नहीं है कि आपने, जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक आपकी हुकूमत नहीं बनेगी, आप कहते रहेंगे कि इलेक्शन साफ खौफ नहीं हुआ, धांधली हुई है। ट्रंप ने अमेरिका के अंदर कोई उंगली नहीं उठाता था, इस बार क्या हुआ? बिल्कुल ये ट्रंप वाला रवैया इनका पड़ जाते हैं, कैपिटल हिल पे क्या हुआ वहां पर? नहीं, वहां पे उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। क्या वो कोर्ट में गया? नहीं गया, उन्हें पता था आगे से हमें जवाब मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं ये सजेशंस दें कि ये मशीन अच्छी नहीं है, अब कनाडा में जो इलेक्शन हुआ है वो मशीन लेकर आए, हम वो लेकर आएंगे। कहने का मकसद क्या है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाती है, अगर तो मशीन इस्तेमाल होगी उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, जो हुकूमत, हमने तो इलेक्शन नहीं कराने, सुने आप केयर टेकर सेटअप आने हैं, जब इलेक्शन होना है केयर टेकर सेटअप आने हैं, केयर टेकर सेटअप ने इलेक्शन करवाना है। मैं फिर कहता हूं मशीन झूठ नहीं बोलती, हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम लोग बाज नहीं आते, हर काम में गलत काम करने से बाज नहीं आते। अगर मशीन झूठ बोलती होती तो अफनान साहब के हाथ में स्मार्टफोन ना होता। कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना, टेम्पर करना बड़ा आसान है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वोटिंग मशीन से मुतालिक इसके अलावा भी दीगर टॉपिक्स हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद बात ज़रा रहती है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब जो हैं उनसे मैं आगाज़ करूँगी इस मरतबा। अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मरतबा हुकूमत में आई है वफाक के अंदर, उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी। आप लोगों के दौरे हुकूमत में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इक़दामात क्या किए गए? क्यों नहीं, जिसको बहुसीदा निज़ाम कहा जाता है, उसको तब्दील क्यों नहीं किया गया? और वही सवाल फिर आपसे मैं करूँगी कि आप के नज़दीक मुतबादिल क्या है ईवीएम का, या जो इंतखाबी इस्लाहात अभी इस हुकूमत ने की हैं, आपने क्या तजावीज़ दी हैं? इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, मैं थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। मेरा बैचलर्स है आईटी के अंदर नस्ट है, जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है। मैंने मास्टर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। मेरी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की है, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, और वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है। और मुझे इसीलिए इस कमेटी का मेंबर भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, खाली मैं ये नहीं कहता, पिलडेट, फैफन, जो थर्ड पार्टी जितनी जो आई उस कमेटी के अंदर आई, जिन्होंने आके उसके अंदर प्रेजेंटेशंस दी या जिन्होंने आके अपनी इनपुट दी, उन सब ने ये बात की कि ईवीएम जो है वो कोई एंटी रिगिंग सिस्टम नहीं है, इससे रिगिंग नहीं रुकेगी। इससे अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी रिग्ड है तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिग होगा। हमारा हर ईवीएम के बारे में अफनान साहब दुनिया भर में जहां पर भी इस्तेमाल हो रही है, हर ईवीएम के बारे में यही है। मैं उसकी आपको वजह समझा देता हूँ ना कि क्या है। देखिए, पहले आपको इलेक्शन रिग करने के लिए लाखों लोगों को मोबिलाइज करके, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करके पोलिंग एजेंटों को निकालना पड़ता था। अब आप ईवीएम के ऊपर सारा रिजल्ट लें और जब रिजल्ट ट्रांसमिट हो रहा हो उसके अंदर आप 5-10% चेंज कर दें, आपका रिजल्ट चेंज हो गया, आपका आगे से इलेक्शन का रिजल्ट भी चेंज हो गया। आपके अफनान साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक है जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या वहां पर भी रिग किया जा सकता है? अमेरिका की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, या इसके अलावा दीगर ममालिक की बात कर ले, हर जगह पे इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम करती है जैसे आप बता रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरिडा में अल गोर का जो है वो इलेक्शन हुआ था 2000 का, उसके अंदर उन्होंने ईवीएम यूज़ की थी और वो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हुआ था और बुश जीत गया था। बिल्कुल थोड़ी स्लिम सी, क्या कहते हैं, उसकी मेजॉरिटी थी, उसको वो कंट्रोवर्शियल हुआ था और उधर भी सारा ईवीएम वाला मामला था। अमेरिका में तमाम स्टेट्स ईवीएम नहीं यूज़ करती, कुछ करती हैं, ज़्यादातर नहीं करती। यूरोप के अंदर बेशतर मुल्कों के अंदर, बरतानिया जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उधर नहीं यूज़ होती ईवीएम। दुनिया की बाय फार मेजॉरिटी जो डेमोक्रेसीज हैं वो ईवीएम नहीं यूज़ करती। ये देखें, आप ये वाली बात समझें कि दुनिया का कोई भी निज़ाम हो, अगर उसके अंदर आप गार्बेज डालेंगे एक तरफ से तो गार्बेज निकलेगा दूसरी तरफ से। ये कोई जो ईवीएम है ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। ये आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रिगिंग को, उन लोगों के हाथों जिन्होंने पिछला इलेक्शन रिग किया है।
ये मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। हम अगर अपने मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नॉर्मल सेटअप में 2-3 दफ़ा कराते, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इस ईवीएम की इम्प्लीमेंटेशन करते, तो हम भी इस सिस्टम को मानने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जितनी जल्दी अफनान साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि जिन्होंने पहला इलेक्शन रिग किया है उनको मजीद फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है। सब इस तरह से हल्की सी बात करके निकल जाते हैं। असल बात जो है ना, या असल लोग कौन है, कौन करवाते हैं इलेक्शन। इदारों की आप बात कर रहे हैं कि इदारे असरअंदाज होते हैं, तो आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में इदारों को बाहर करने के लिए कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक ना रहे, क्या किया? 4-4 बारियां ली, क्यों नहीं रिफॉर्म्स की? इसका जवाब हमने वो बसरा साहब भी हमारे ये साथ थे पीपल पार्टी में, मैं था ना, क्यों नहीं की? ये उधर भी बारियां लेते हमने गलत किया, हमने गलत किया। आपने क्यों नहीं? आपने क्यों? मैं भी उसी पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, नहीं वो करना चाह रहे थे। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए आपने बड़ी, हम करना ही नहीं चाह रहे, उधर भी बारियां में आप कर लें बात यार, आप कर लें। देखिए बात ये है बड़ी सिंपल कि हमने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद की है। हमने जेलें काटी हैं, हम एग्जाइल में गए हैं, हमारे पे झूठे केसेस बने हैं, हम अभी भी भुगत रहे हैं कहते हैं इन चीज़ों को। आप जो कह रहे हैं ना हमने क्या किया, हमने इलेक्शन एक्ट 2017 लेके आए जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एग्री कर गई थी। उसका फायदा क्या हुआ? इलेक्शन के बाद आप लोगों ने सारे धांधली के इल्जामात लगाए ना, आप लोगों ने इल्जामात लगाए, वो इस्लाहात भी फिर नाकाम हो गए। अगर आप 2 मिनट बात सुन ले, अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुनेंगी तो आपको पता चलेगा ना। मैं ज़िम्नी सवाल तो करूंगी ना आपकी बात के ऊपर। अफनान साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप बीच में से आप सवाल एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम हमने तो नहीं बिठाया ना। जब ये रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम आप बिठाएंगे, उसके अंदर आप रिजल्ट को तब्दील करेंगे तो फिर क्या होगा? इस सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी अफनान साहब? शौकत बसरा साहब, क्या किसकी जिम्मेदारी थी? इस सिस्टम को ठीक किसने करना था? अफनान भाई अपने टाइम लिया, मुझे बात करने दीजिए। आप शौकत बसरा साहब को जरा बात करने दीजिए। अफनान साहब जी, शौकत बसरा साहब आपने बीच में इतनी डाली है ना, आप कंटिन्यू कीजिए। शौकत साहब कंटिन्यू कीजिए आप। आयशा, बात पता है क्या है? फिर वही बात है कि इन लोगों ने, मैं बताता हूँ, मैं भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ ना, वो इन लोग का आप भी हमारे साथ थे ना, ये करना ही नहीं, पार्टी का हिस्सा दोनों पार्टियां करना ही इन लोग ना करें। आप अपने आप को सुन तो लें, आप अपने आप को, अच्छा यार ना इंटरप्ट करने, यार पढ़े लिखे बंदे हैं आप यार, फिर मुझे ना इंटरप्ट करें यार। आप अच्छा आपने मुझे इंटरप्ट किया था ना, मैं जब बोल रहा था। अफनान साहब प्लीज बात करने दें। जरा बात सुन जी। इनसे ये पूछें कि 4 जितने भी इलेक्शन हुए हैं, तहरीक इंसाफ तो मरकज में कभी नहीं, पहली बार मरकज में आई है तो रिफॉर्म्स किए हैं और निशूर में भी दिया था। आप लोगों ने 4 जितने भी इलेक्शन लड़े हैं पार्टियों ने, मुझे बता दें कि कौन सा इलेक्शन है, सुन तो लेना, कौन सा इलेक्शन था यार, ये क्या तरीका था यार? देखिए जब वो बात करते हैं तो आप बोलने लगते हैं। जी 2017 किया ना हमने, यार सबर तो कर लो यार, अपनी बारी। इलेक्शन है 2017 पढ़ा है। कौन सा इलेक्शन है जहां पे ये जीते हैं वहां पे आरटीएस क्यों नहीं बैठा? जहां पे ये जीते हैं वहां पे डबल टोपे क्यों नहीं लगे? जहां जीते हैं वहां पे 45 फॉर्म का बात फिर वही है। इन लोगों ने चूंकि ये स्टेटस को की पार्टियां सिर्फ ये चाहते थे कि जो हमने जाली के हल्के में 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट बनाए हुए हैं, वो वोट वो जो है वो हम भुगताते रहे, मरने वालों को वोट भुगताते रहे, ओवरसीज को हम मौका ना दे और हम बारियां लेते रहेंगे। आपने जो बात की ना कि ये लोग चाहते ही नहीं थे जब आप पीपल्स पार्टी में थे, तो फिर वो मिसाके जमहूरियत किस बात का हुआ था? जमहूरियत मैं बताता हूँ क्या, मिसाके जमहूरियत यही था, पहला तेरी बारी, फिर साडी बारी, फिर तेरी बारी, फिर साडी बारी। वो तो उनको पता नहीं था इमरान खान आ गया। अच्छा वो इमरान खान आ गया। अब इमरान खान के आने के बाद अब ये बताइए ना, इन लोगों ने कितना गठबंधन किया? इमरान खान ने बूथ पॉलिसी। अफनान साहब, अभी आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, ठीक है कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपके सपोर्टर्स हैं, प्लीज उनके ऊपर इस तरह का इंप्रेशन आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। आई एम श्योर जो ज़िया की रूहानी औलाद है वो भी किसी को बात करें। कोई जादुल्ला हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ते हो, रोता फिरता कहता है मुझे तो उन्होंने बेटा बनाया नहीं, इनको तो बेटा बना लिया। अब बात सिर्फ इतनी है कि हम अब ईवीएम पे आ गए ना, अब इनको मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीखे ना, मारे ना, रोए ना, मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, जाए सुप्रीम कोर्ट में, कल जाए, जुमा आ रहा है, कल आ रहा है, अगला हफ्ता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज कर दें। बिल्कुल जमील साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूं। अच्छा फर्ज करें अगर सुप्रीम कोर्ट
एंटरटेन ना करे और इनके हक में फैसला लेना, तो फिर यही सवाल मेरा अगला सवाल इनसे ये माफी मांगेंगे कौन मेरा से? अगला सवाल इनसे यही होगा अफनान साहब से, लेकिन उससे पहले जमील साहब की तरफ में जाऊंगी। जमील साहब सुन रहे हैं सारी बात आप? भाई और बात कर रहा हूँ, आज आप कंटिन्यू कीजिएगा, बताइएगा सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं ऑपोजिशन असल में कल का आपको ना बहुत धचका लगा है ऑपोजिशन को, कल का आपका ज़हनी तवाज़ुन ऑपोजिशन का बिगड़ गया है। स्वागत साहब जी जमील साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। दुनिया में क्या हो रहा है जी इस बात कल का बड़ा धचका लगा क्या हुआ कर रही हैं, आप लोगों को बड़ा धचका लगा हुआ है कल बाकी का। सोसाइटीज इस मामले में क्या कर रही हैं, कभी जीत के भी दिखाए ना। तकाबली जायजा लेना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। जी। जब तक हम तकाबली जायजा नहीं लेंगे अपने गिरदो नवाह का और बाकी दुनिया में कैसा हो रहा है, ये बात हकीकत है कि ईवीएम बहुत सारे ममालिक में नहीं हुई है। तकरीबन दुनिया के 8 ममालिक में सही मायने में ईवीएम की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बाकी अब तक इस तरफ नहीं जा रही। ये बात भी हकीकत है कि जर्मनी में शुरू हुआ और उनके कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। ये बात भी हकीकत है कि इंडिया में 900 मिलियन तकरीबन 1 अरब लोग ईवीएम से वोट डालते हैं। ये बात भी हकीकत है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। ये बात भी हकीकत है कि टेक्नोलॉजी को किसी स्टेज तक ले जाने के लिए बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल होते हैं। ये बात भी हकीकत है कि हम जब ऐसे काम करते हैं तो बहुत ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक बड़ी ज़्यादा कंसल्टेशन होती है। और ये बात भी हकीकत है कि जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस न हो किसी चीज़ पर तो वो चीज़ चाहे सोने की क्या प्लेटिनियम के बन के आ जाए उसकी वो अफादियत में कमी आ जाती है। आपको मिसाल देता चलूँ, जब पासपोर्ट हाथ से लिख के दिया जाता था हमारे ही दौर, हम ही जब पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो हाथ से लिख के पासपोर्ट इशू होता था, हाथ से लिख के नादरा एक शनाख्ती कार्ड इशू किया करती थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा धांधली होती थी। और जब से कंप्यूटराइज हुआ, जब से डिजिटलाइज हुआ, उसमें इंसानी अंसर कम हुआ और धांधली के चांसेस कम होना शुरू हो गए। तो कहने का मकसद ये, हम जब सफ़ीर थे या जो सफ़ीर अब हैं, हम जो कुछ ऐसे हमारे पास जो आईटी के एक्सपर्ट हमारे अफनान साहब बैठे हैं वो बताएंगे कि उसमें इतने ज़्यादा कोडिंग होती है कि दुश्मन ममालिक भी उसके लिए नामुमकिन होता है कि वो उन मामलात को देख सके। तो कोई भी मशीन हो उसमें अगर आप ज़्यादा लेयर्स डाल दें सिक्योरिटी के तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं और उसके इदराक किया जा सकता है बहुत सारे मामलात का। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, इन्हीं खदशात के साथ ही जो बड़े बड़े ममालिक है वहां पर भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, वहां पर भी ये खदशात है, वहां पर भी ऑपोजिशन जो है, जैसे कि अभी ट्रंप की बात कर रहे थे शौकत बसरा साहब के, ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया, अपने सपोर्टर जो हैं वो कैपिटल हिल की तरफ दौड़ा दिए, लेकिन सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सिस्टम ने ट्रंप की बात को नहीं माना, उसके जो उनका सिस्टम है उसने नहीं माना। आप ये अंदाजा करें कि जो रिजेक्टेड वोट्स हमारे हैं, ये इसमें हमारे दोनों मोहतरम पार्लियामेंटेरियन बताएंगे कि काफी एक कसीर तादाद हो जाती है रिजेक्टेड वोट्स की। अगर हम इसको ले जाएंगे डिजिटलाइज और टेक्नोलॉजी की तरफ तो रिजेक्टेड वोट्स, जिस तरह इंडिया में बहुत कमी आ गई रिजेक्टेड वोट्स की, उसमें बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, आप उसको गूगल पे भी देख सकती हैं। तो इसी तरीके से इंडिया में, जिस तरह पाकिस्तान में, एक सेकंड सिर्फ वन लास्ट सेंटेंस, इनफैक्ट के पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां के पोलिंग बूथ पर कब्जा करके और बाकी अपने मनमानी के साथ वो धांधली और ठप्पे छप्पे लगाए जाते हैं। ये बात सारी, लेकिन कम तादाद में ऐसा होता है बहरहाल। लेकिन इसमें ईवीएम जो इंडिया ने किया है या कुछ और मुल्कों ने किया है, उसमें उन्होंने एक ऐसा डिसेबल सिस्टम रखा हुआ है कि जैसे जब ऐसी कोई बात हो तो वो बटन दबा दे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके बाद वो डिसेबल हो जाता है, उसको फिर एक कोर्ट के जरिए खोला जा सकता है। तो इस किस्म के आईटी में इतने ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और ला सकते हैं। और अगर अभी ये बिल पास हो ही गया है तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस इसको आगे जाके इसमें मजीद बेहतरी डेफिनेटली की जा सकती है। जैसे कि आप कह रहे थे कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटी की लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा इसकी शफाफियत भी यकीनी होती जाएगी। अफनानुल्लाह साहब, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आगे बढ़ते रहे। अफनानुल्लाह साहब, ऑपोजिशन ने ऐलान तो कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस बिल को लेकर चैलेंज करेंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट से पहली बात तो ये कि क्या आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अदालतों में पार्लियामेंट के मामलात को ना लेकर आए, पार्लियामेंट के अंदर ही हल करें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है फिर ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माजी के अंदर सियासत के अंदर बहुत भरपूर तरीके से जो है वो
अमल दखल रहा है। पनामा का केस जो है वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद जो ज़ाकिर निसार साहब जो करते रहे, जिस तरह उन्होंने क्या कहते हैं शेख रशीद साहब की कैंपेन चलाई, फैसल वाडा को जो है वो उसको हटाया, क्या कहते हैं उसको दोहरी शहरियत के बावजूद इलेक्शन लड़ने दिया। तो ये बिल्कुल जस्टिस का यूं भी याद है हमें, उन्होंने क्या किया कानून के साथ है। तो ये जो है क्या कहते हैं रिसेंटली अभी जो मैंने आपको क्या कहते हैं इस तरह के बहुत सारे कारनामे जो है वो होते रहे, लेकिन फिर भी हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो ज़रूर खटकाएंगे और देखेंगे कि वहाँ से क्या जो है वो मामला चलता है कि क्या होता है वहाँ पे मामला। मैं कुछ बातें जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने की, मैं उनका जो है वो जवाब देना चाहूँगा। देखें जो पासपोर्ट वाला मामला है ना, कि पासपोर्ट की एग्जांपल है कि जो कि पासपोर्ट पहले जो था वो मैनुअल था, फिर डिजिटल हो गया तो उसमें से फ्रॉड कम हो गया, ये बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए आपके मुल्क के इदारे जो हैं वो सिस्टम को रिग नहीं करते। ये नहीं होता क्या कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर ही इदारे आपके जो है इलेक्शनों को रिग कर रहे हैं, किसी को क्या कहते हैं जितवा रहे हैं, किसी को हरवा रहे हैं। ये सिलसिला जो है ये पासपोर्ट में नहीं आता। हमें ये वाली चीज़ ध्यान में रखते हुए कानून साजी करनी है। हम कोई ऐसा काम जिससे हम उन लोगों को फैसिलिटेट करें जो इस मुल्क के अंदर इलेक्शनों को मैनेज करते हैं, वो तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है ना। और फिर जो जहाँ तक बात की गई टेक्नोलॉजी की, हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है ही नहीं। मैंने उस कमेटी के अंदर हमने ये वाली बात की PTI के लोगों को कि हम इस तरह करते हैं कि पहले फेज़ में हम आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट जो है उसको ऑटोमेट करते हैं, यानी कि कोई भी बंदा आए उसकी थंब के थ्रू और उसके फेशियल के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, और बाकी प्रोसेस जो है वो वही रहने दें जो अभी है, और उसके अंदर फिर वो वोट डाल ले। और फिर अगले इलेक्शन के अंदर हम थोड़ी EVM मशीनें ले आएंगे, उनको देखेंगे वो कैसी चलती हैं, और फिर उससे अगले इलेक्शन में हम और मजीद EVM की मशीनें ले आएंगे। लेकिन जहाँ पे प्लान ये उस प्लान के अंदर तो फिर EVM आएगी और उसके अंदर तो फिर क्या कहते हैं 2023 से पहले काम करना पड़ेगा। तो ऑपोजिशन करेगी। देखिए हम ये इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी ये कह दिया है आज के ये ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं कि ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो अगले इलेक्शन में। और जो कानून भी बना है अगर आप उसके वर्ड पढ़ें, क्योंकि मैं तो सारा मुसव्वदा पढ़ा हुआ है मैंने, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करेगा EVM मशीनों को जनरल इलेक्शन के लिए। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 2023 में करेगा या 2028 में करेगा या 5% करेगा, 10% करेगा या 100% करेगा। तो जो कानून है उसके अंदर तो लीवे है कि आप 4 सीटों पे EVM इस्तेमाल करके आप अगले इलेक्शन में देखेंगे फिर क्या होता है। तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन ये इसकी प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये शौकत बसरा साहब से जान लेते हैं। जी अफनान साहब, पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में हो गया तो मोतीचूर के लड्डू खिलाए जाएंगे, और अगर इनके हक में ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, फिर कहेंगे ये जज कौन होते हैं फैसला करने वाले। असल में अच्छा भी कह रहे थे ना कि वो, और ये बाजार से बैज लगा के वो लगा देते हैं जाके, ये लो जी तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। असल में प्रॉब्लम माइंड सेट पे है। फिर वो भी कह रहा हूं कि ये ऑपरेट इस तरह नहीं होता। आपको कानून के अंडर आना पड़ेगा, आपको आइन को मानना पड़ेगा। अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है कि आपने गलत कानून बनाया, हम उसको मानेंगे। सही। फिर मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि सुप्रीम जो आपकी पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो कानून साजी कर सकती है, बाकी हर इदारे का डोमेन है ना। इलेक्शन कमीशन कानून बना नहीं सकता, इम्प्लीमेंट करना है, कानून पार्लियामेंट बनाती है और इम्प्लीमेंट उन्होंने करना है। अगर उन्होंने कुछ गलत, हमने गलत खैर ही नहीं कर दिया है तो मेरे भाई आप अभी क्या कह रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है, अभी कहना शुरू कर दिया हमें उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। भाई आप तो कह रहे हैं हमने गैर ही नहीं किया है, हमने गैर कानूनी किया है, हमने जबरदस्ती किया है, हमने लॉ के अगेंस्ट किया। अगर ये किया तो ये बातें क्यों कर रहे हैं आप जाए अभी से। आप इसका मतलब क्या है कि सिर्फ वही बात है कि मैं ना मानूं, मैं उस बात को मानूं जो मेरी फेवर में हो, जो मेरी फेवर में ना हो। वो मकसद क्या कि पाकिस्तान बना है, हम इक्तदार में होंगे, हम वजीर आजम होंगे, हम वजीर आला होंगे तो पाकिस्तान की आर्मी भी ठीक है, पाकिस्तान की अदालतें भी ठीक है, मीडिया भी ठीक है, अदरवाइज हम किसी बात को नहीं मानते। अच्छा शौकत साहब, अभी जो अफनान साहब ने बात किया कि जो लिखा गया है उस बिल के अंदर कि ये जरूरी नहीं है, ये नहीं लिखा गया कि 2023 में ही इसका इस्तेमाल होगा, इलेक्शन कमीशन इसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसमें साल जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो धांधली वो आप को तसल्ली दे रहे हैं कि अभी भी कुछ चांस है कि हम वो जो मरे हुए लोगों के वोट भुगता लेंगे, हम वो जो डबल ठप्पे हैं वो लगवा लेंगे। और भाई मुझे बात बताओ कि आपने 4-4 बारियां ली,
क्यों रिफॉर्म्स नहीं किए आप लोगों ने? आप बदल लेते यार, निजाम आप को। भी तो हमारे साथ ही थे। मैं कहता हूँ बसरा आप साहब, करना नहीं आप चाहते हमारे साथ तो थे। अफनान भाई, हम आप भी करना ही नहीं आप भी तो चाहते हमारे थे। साथ मान थे। रहे हैं वो, ये मान रहे हैं इस बात को अफनान साहब। अफनान भाई, हम करना ही नहीं चाहते थे, मान लें मेरी बात। आपने दिल पे हाथ रखे। आप नैब को उसने आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप अपने नहीं दिल बदलना पे हाथ चाहते रख के थे। बताएं। आप नहीं नहीं अच्छा बदलना बदलना अफनान चाहते साहब, थे। आप एक बात बताइए। आप नैब का आप केस एक बात बताइए, नैब मुस्लिम का लीग केस से आपका आपने ताल्लुक है। पीटीआई ज्वाइन कर ली। अफनान साहब एक बात बताइए, नैब ये का केस बताइए, था, अब आपने PTI अपोजिशन ज्वाइन कर ली। इकट्ठी होकर एहतजाज करेगी या फिर अलग-अलग, जिस तरह पीपल्स पार्टी निकल गई पीडीएम से, आप इकट्ठे होकर करना है एहतजाज? क्योंकि एक और मेरा सवाल इनसे है, ये तो मुझे पूछिए, बड़ा कल अफसोस 16 होता है बंदे क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है ना वो महंगाई है, जिसको हुकूमत भी मानती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई को बेस बनाकर एहतजाज किया जाए, आवाम की बात की जाए, तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा? अफनान साहब, अफनान भाई, कल आपके 16 बंदे क्यों नहीं आए, किधर चले गए? देखिए, हम जो है वो हम जो है वो इंशाल्लाह आवाम को हमने इंगेज किया हुआ है और आवाम को भी ये बात समझ में आ गई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, आटा डबल महंगा हो गया है, चीनी डबल महंगी हो गई है, पेट्रोल जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा है, कोई नौकरियां नहीं है, लोग बेचारे बेरोज़गार फिर रहे हैं, आवाम जो है वो ज़लील हो रही है और हुकूमत की तमाम तर एनर्जी, तमाम ताकतें इन्होंने लगाई हैं ईवीएम को लाने के लिए। आवाम बेवकूफ़ नहीं, आवाम को भी पता है वजीर आजम बनाओ, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर ये आवाम इकट्ठी का क्यों नहीं मुफाद होती नहीं है? है। और आपका आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं होता है अफनान साहब? के ऊपर मुत्तहद, अपोजिशन इसी चीज़ पे मुत्तहद है और अपोजिशन जो है वो हम इसको हमने कल भी रजिस्टर किया है, हम इसको कोर्ट में भी जाके रजिस्टर करेंगे और हम इसको आवाम की अदालत में लेके जाके भी रजिस्टर करेंगे और हम जो अवामी इदारे जो आईनी इदारे, वो यार मेरी बात तो सुन लेना आप। मेरी गुजारिश, गुस्सा ना करें ना, वो जैसे जवाब दे रहे हैं आप भी जवाब दें। कि आपने इसी तनख्वाह पे काम करना है। मेरी बात सुन लीजिए, आप कौम से माफी मांगे, कौम से माफी मांगे कि आपने 20 साल पहले पीपल पार्टी में बारियां लगाई, अब पीटीआई में बारियां लगा रहे हैं। बारी वाले नैब एक आप एक नैब की केस मारे, एक नैब का केस, एक नैब का केस हुआ आपके ऊपर, आपने अपनी वफादारी तब्दील कर दी। आप लोग कौन से माफी मांगेंगे? जैसे सियासतदान आपका तो आप ताकत के पुजारी हैं, आप पैसे और ताकत के पुजारी। मेरे ख्याल से मुझे जमील अहमद खान साहब की तरफ बढ़ जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों की जो आपस की लड़ाई है ना वो खत्म नहीं हो रही। जमील अहमद साहब पे बिकने वाले हैं भाई, 2-2 टकों पे बिकेंगे। इनको कल का अस्पतालों में होना चाहिए। जमील साहब, आप ये बताइए कि आप मुल्क की सियासत को ऑब्जर्व कर रहे हैं, माजी में भी करते आए हैं। एक तरफ ऑपोजिशन कहती है कि पुराना निजाम भी पोसीदा था, दूसरी तरफ कहती है कि जो नया निजाम आया है वो भी ठीक नहीं है, उसको भी हमने नहीं माना। शौकत साहब प्लीज, अगला इलेक्शन आपको क्या लग रहा है? तो अभी से ही हो गया। अगर ठीक नहीं था, नया निजाम भी ठीक नहीं अफनान है, साहब प्लीज, तो शौकत फिर साहब प्लीज ये प्लीज। ये भाई आप अस्पताल ये तो राह हमवार की जा रही है किसी और निजाम की। अस्पताल में दाखिल हो जाए, आपका दिमागी तवाज़ुन जमील साहब आप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नैब शौकत साहब और अफनान साहब, मेरी बारी आ गई है अब। ये जी शौकत साहब और अफनान साहब, थोड़ी सी मुझे बारी मिल गई है, जरा मुझे कुछ वक्त अनायत फरमा दें आप दोनों हजरात। और आयशा ने तो मुझे कहा ही है कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन नया निजाम, पुराना निजाम, गलत बात, प्लीज मैं गुजारिश करूंगा कि बस चंद माजूरात हैं कि आयशा ने सवाल पूछा है, आयशा ने सवाल किया है मुझसे, ये बड़ी बहुत गलत तरीका है इस तरह से बात करने का। एक लम्हा अफनान साहब, शौकत साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, इस तरह से आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, आपके सपोर्टर्स आपको देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे? जी जमील साहब। मेरे देश के 120 मिलियन नौजवान देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी थोड़ी सी आगाही दे दें। तो मुझे अगर इजाज़त दे तो चंद माजूरात हैं। आपने मुझसे सवाल किया कि पुराना निज़ाम भी ख़राब, नया निज़ाम भी ख़राब, तो खुदारा अगर ये दोनों ही निज़ाम ख़राब हैं तो किसी नए निज़ाम को दावत ना दें। अगर कोई नया निज़ाम आ गया तो ना पुराने वाले फायदे में रहेंगे, ना नए वाले फायदे में रहेंगे, ना ये कौम फायदे में रहेंगे। नया निजाम ही है इस वक्त, नया निजाम ही है इस वक्त मुल्क में। जी, वो नए निजाम वाले ही बैठे हुए हैं बेहतर करके।
जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो मुल्क में सियासत है या समाजत है वो इर्तिकाई निज़ाम का एक हिस्सा है, यानी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम ठीक है आपस में लड़ेंगे भी, आपस में बहस भी करेंगे, और सेहतमंदाना बहस हो तो बड़ी अच्छी बात है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या आपके टॉक शोज़ हों। लेकिन यह है कि अगर इसको हम बहुत ज़्यादा मनफी अंदाज में ले जाएंगे तो कोई हम ज़्यादा माशरे के लिए या अपने मामलात के लिए कोई बेहतरी की तरफ गामजन नहीं होते हैं। तो लिहाजा यह है कि मैं समझता हूँ कि निज़ाम में बेहतरी लाना ये निज़ाम में जो अफराद हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारे दो बड़ी पार्टियों के अफराद यहाँ बैठे हुए मेंबर पार्लियामेंट, ये इनकी जिम्मेदारी है कि निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इस कौम को थोड़ा भरोसा चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, थोड़ी आस चाहिए, इस कौम को थोड़ी उम्मीद चाहिए। और मैं अपने देश के जवानों को जब मैंने किताब लिखी तो उसमें भी मैंने यही लिखा कि मेरे देश के जवानों, हिम्मत ना हारना, और कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत ना हारना। और उसमें फिर मैंने ये भी लिखा कि नई नस्ल के चिरागों उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत ना हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में हिम्मत ना हारना। तो मेरे सियासतदान दोस्तों भी, आप लोग भी अगर थोड़ी सी इस कौम को ढारस देते रहें तो मैं समझता हूँ, और दे रहे हैं, बहुत जरूरी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम जो है वो अपने सियासतदानों, अपने रहनुमाओं की तरफ देखती है कि उनसे ही उनको उम्मीद मिले, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन बनाने के लिए इकदाम उन्होंने ही करने होते हैं। वक्त खत्म हो गया है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।